शनिदेव इस समय में पाइसेस यानी कि मीन राशि में है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर। ऐसी सिचुएशन में जहां पर भी थोड़ी सी कमी रह जाएगी या फिर थोड़ी सी भी चूक हो गई, वहां बड़ी दुर्घटना होने की प्रोबेबिलिटी कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जो ये 6 महीने, इन 6 महीने में क्या वो एक टाइम पीरियड है जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा मानव जाति के लिए? आप पास्ट और हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब 9 नंबर का साल आया है, हमने इमोशनल सेटबैक्स के इवेंट्स देखे ही देखे हैं। इसके अंदर पेम्पुरी अटैक हुआ था, आतंकवादी का अटैक, फिर पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के अंदर अटैक हुआ, वहीं पर ही नोटबंदी भी हुई। जी 2016 कोई नहीं भूल सकता उस नोटबंदी को। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes will no longer be legal tender 8 November 2016. तो उसी से आप थोड़ा सा और पीछे चले जाइए, सन 2007 नंदीग्राम वायलेंस हुआ, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुए, उस समय पे भी सीरियल हैदराबाद के ब्लास्ट हुए। आप और पीछे चले जाइए, सन 1998 कोयम्बटूर सीरियल ब्लास्ट, सिवियर कैजुअलिटीज, बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई वहां पर भी। चाहे वो हो पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर चाइना, जो कि आज किसी के कंसिडरेशन में नहीं है, इनके भी खंडित होने के योग बड़े प्रबल बने हुए हैं। आने वाला 2025 से 26, 27, 28, 29 ये सारे साल जो हैं, ये आप देश दुनिया के अंदर युद्ध के ही देखेंगे। -2 आने का मतलब क्या है जी? माइनस आ गया, यानी कि कार्मिक डेट आपके ऊपर है। आप जीवन में आपको जरूर सेटबैक मिलेगा। कोई भी नंबर आपको मिलियनेयर बना सकता है। 7 नंबर लकी 7 होता है। 9 नंबर एक संपूर्ण नंबर है, आपको कंप्लीटली सब कुछ दे सकता है। 1 नंबर प्रतिष्ठा, शाइन, फेम का नंबर है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक नंबर कैसे का। मौत पर खुद का बस नहीं चलता, लेकिन अपने भविष्य को जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है और यही जिज्ञासा हमें एस्ट्रोलॉजी की तरफ मोड़ती, जैसी मोड़ती है तो हमारे दिमाग की बत्ती जल उठती है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है, कविता राणा, और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जो बहु प्रतिभा के धनी है। आइए स्वागत करते हैं हम मिस्टर अभय खन्ना जी का, जो कि जिन्हें रेमेडी किंग कहा जाता है, 15 सालों से एक अपने ज्योतिष अनुभव के आधार पर एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, एज अ वास्तु एक्सपर्ट और साइकिक एक्सपर्ट के तौर पे लोगों की समस्याओं का जड़ से सफाया करे। सर, वेलकम टू धर्म ज्ञान। सर, राधे राधे। सर, सवाल बहुत हैं, विषय बहुत सारे हैं, क्योंकि आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं है, आपको अंक शास्त्र का भी ज्ञान है, आपको वास्तु एक्सपर्ट का भी ज्ञान है, सब कुछ है। लेकिन परिस्थितियां इस वक्त ऐसी हैं कि हाल फिलहाल में लोग भयभीत है, डरे हुए हैं। डर का माहौल हमारे देश में इसलिए बना हुआ है क्योंकि जब से 2025 की स्टार्टिंग हुई है, तभी से हादसे हो रहे हैं। जनवरी में हमने देखा महाकुंभ में जो भगदड़ मची, फिर फरवरी में हमने देखा दिल्ली में जो हुआ, मार्च में हमने देखा, अप्रैल में जो हमने देखा जो भी हादसा हुआ, पहलगाम आतंकी हमला, फिर उसके बाद अभी हाल फिलहाल में इस महीने, सोचे जून के महीने में अहमदाबाद प्लेन क्रैश। 6 महीनों में 6 बड़े हादसे। आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शंस भी की जाती, तो आने वाले अब जो 25 के बचे 6 महीने हैं, हमारे लिए क्या बहुत चिंतादायक वाले हैं? जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि ये साल की शुरुआत से ही बताया भी जा रहा था, फोरकास्टेड भी था कि ये साल कठिनाइयों के साथ शुरू होगा। मंगल ने पहले जमीन पे मचाई आतंक, जी फिर आसमान पे मचाया कोहराम, जी और अब बारी है जल की। ओके। अब आप जल रिलेटेड समस्याएं, कोहराम आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा देखने को और सुनने को मिलेगा देश दुनिया में। शनिदेव इस समय में पाइसेस यानी कि मीन राशि में है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर। जी ऐसी सिचुएशन में जहां पर भी थोड़ी सी कमी रह जाएगी या फिर थोड़ी सी भी चूक हो गई, वहां बड़ी दुर्घटना होने की प्रोबेबिलिटी कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ये जो साल है ना, ये साल नैरो एस्केप का नहीं है। जी यहां पर आप बच के नहीं निकल सकते हो। जहां गलती, कमियां रहेंगी, वहां बड़ा दंड मिलना ही मिलना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो एस्ट्रोलॉजी होती है या ऑकल्ट साइंस की कोई भी फील्ड है, वो फोरकास्टिंग का काम करती है। जैसे कि आप एक मौसम विभाग को देखते हैं, वो आपको फोरकास्ट करके बताती है
कि बाहर रेनफॉल बहुत ज्यादा होने वाली है या गर्मी बहुत पड़ रही है, ताकि आप अपने आप को सेफ रख सकें। क्या आप उस फोरकास्टिंग से डर जाते हैं? तो ऐसा ही इन ऑकल्ट साइंस के भी पीछे बताने का मेन मकसद यही होता है कि आप अपने आप को सेफ रखें, ओके। उस चेतावनियों को समझें। डरना या डराना ये तो कभी विषय होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल इसी हिसाब से जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि मंगल जो होते हैं ना, वो तुरंत दंड देते हैं। शनि से भी ज्यादा पढ़कर होते हैं। एब्सोल्युटली, मैं यही हमेशा बोलता हूं कि सारे लोग शनि की दृष्टि से और शनि की चाल से घबराते हैं, जी जी। लेकिन जो मंगल होते हैं ना, मंगल इज लाइक अ मिलिट्री मैन, तुरंत एक्शन। अगर आपने गलती करी तो वो आपको कर्मों के आधार पर कैलकुलेशंस करके समय आने पर दंड नहीं देंगे, उसी समय दंड देंगे। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि अब जल प्रलय या जल से कोहराम आने की उम्मीद कहीं गुना ज्यादा नजर आ रही है एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि पाइसेस राशि के अंदर शनि का विराजमान यानी कि समुद्र, जी रिवर्स, फ्लोइंग वाटर देश दुनिया में आपको बहुत सुनने को मिलेगा। तो आप कोस्टल रीजन्स में या बहुत ज्यादा अगर ऐसी जगहों में घूमने जा रहे हैं, तो थोड़ा समय आप अगर घर पे बैठे या पूर्ण विराम लगाएं, तो मुझे लगता है इसमें कोई नुकसान नहीं है। जी। इसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जी इस साल के अंदर सिर्फ इंडिया में नहीं, देश दुनिया में, जैसे कि आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, तो जितना भी अभी तक की स्थिति आपने देखी है, वहां पर इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक स्थिति, खासकर कनाडा के अंदर, यूएस के अंदर, इनकी आर्थिक स्थिति आने वाले समय की बिल्कुल भी अच्छी नजर नहीं आ रही है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप बहुत ज्यादा ले ऑफ्स देखोगे, जो अभी पास्ट में हुए हैं उनसे कहीं गुना ज्यादा आने वाले समय में देखोगे। जी। ऐसी सिचुएशन में जो हमारे मित्र, दोस्त, भाई बंधु वहां काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अंदर अच्छा खासा कंफ्यूजन, स्ट्रेस पैदा होगा कि क्या हम लौट चलें अपने वतन वापस। ऐसी स्थितियां क्रिएट होंगी। और यहां पर अगर आप हिंदुस्तान की बात करें, तो हमें भी हिंदुस्तान की कुंडली वृषभ लग्न की आती है, टॉरस लग्न की। जी। अष्टम के मालिक जुपिटर, सेकंड हाउस, दूसरा भाव होता है कुटुंब का, परिवार का। तो हम सब हिंदुस्तानी एक परिवार है, उसके अंदर अष्टम के मालिक गुरु अतिचारी होके बैठे हैं। जी। ऐसी स्थिति में आप स्टूडेंट्स के तरफ से एक मेजर प्रोटेस्ट देखोगे सरकार की तरफ, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उनके एग्जामिनेशंस का मेजर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कंट्रोवर्सीज, लीकेजेस, ऐसी न्यूज भी आपको सुनने को मिल सकती है। तो ये वाली जो स्थितियां है ना, ये थोड़ी सी सूझबूझ के स्थिरता के साथ चलने वाली है। मैं तो आपको इसमें एक बात बोलूंगा कि इस साल आप कोई भी धर्म स्थान मत जाइए। ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मतलब ऐसे समय में जब विपदा हमारे सर पर है और हम मंदिर ना जाए ईश्वर के दरबार तक। आप अगर आज कोई भी धर्म स्थान जाते हैं जहां जी। पर भीड़ भड़क्का बहुत ज्यादा है, जी। आप अपने परिवार का, अपने बच्चों को रिस्क में डाल रहे हैं। वहां पर भगदड़ मचने की प्रोबेबिलिटीज, वहां पर स्टैम्पीड होने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है। आपके मन के अंदर इच्छा साफ है, तो परमात्मा आपकी अर्जी घर बैठे भी सुनेंगे। और फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं, तो वहां जाके अलर्ट और चौकन्ना जरूर रखिए अपने आप को। जी। हम परमात्मा की तरफ अपनी आस्था रखना चाहते हैं। हम एक सनातनी हैं, और हम जब तक, अब जैसे मैं जब तक बांके बिहारी के दर्शन ना करूं महीने में एक बार, तो ऐसा समझिए कि मुझे शायद ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रहा। लेकिन मैं भी इस चीज का खासा ध्यान रखता हूं कि वहां की स्थिति क्या है। इस समय पे आप ये देखेंगे कि हमारी देश की कुंडली के चौथे भाव के अंदर मंगल और केतु इकट्ठे कंजॉइंड होके बैठे हुए हैं। जी। इन जनरल में भी ये मंगल का साल है। हम्म। ऐसी स्थिति के अंदर जहां पर भी भीड़ भड़क्का ज्यादा इकट्ठा होगा, वहां पर मासेस के अंदर स्टैम्पीड होके लोगों का नुकसान, जान मान का नुकसान होने की उम्मीद, संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी। तो आपकी आस्था दिल से अपने परमात्मा की तरफ होनी चाहिए, ना कि वहां पर अपनी फैमिली को आप रिस्क के अंदर डालें। अभी आप देखिए, हाल ही के अंदर आपने कितने ऐसे केसेस सुने, चाहे वो बैंगलोर का केस हो या फिर किसी ऐसी जगह का, महाकुंभ का, जहां पर ओवर क्राउड की वजह से बिल्कुल। स्टैम्पीड का क्रिएशन हुआ। आपकी भावना अच्छी है तो आप अपने परमात्मा को कहीं से भी पूछ सकते हैं। आपके 5 सेकंड भी 5 घंटे से ऊपर ज्यादा काम करते हैं अगर वो आपके तहे दिल, आपकी आत्मा, आपकी सोल तहे दिल से अपने परमात्मा को याद कर रही है। तो आप इस समय पे बहुत ज्यादा ध्यान रखें, अपने परिवारों का ध्यान रखें, क्योंकि यहां पर मास डेथ्स के कॉम्बिनेशंस ज्यादा बने हुए हैं। अभी भी बने हुए हैं। बिल्कुल जी। और अभी जुलाई तक स्थिति और ज्यादा कठिन है। इसीलिए
यहाँ पर आपको थोड़ा सी सतर्कता की नीड है। अभी जी आप अपनी एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेशन करके क्या आप हमें बता सकते हैं कि अब जो ये 6 महीने, इन 6 महीने में क्या वो एक टाइम पीरियड है जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा मानव जाति के लिए? देखिए कविता जी, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हम ओवरऑल इस प्रोस्पेक्ट में चलते हैं कि हमें ज्यादा भीड़ भड़क्का इन एरियाज में नहीं जाना है। मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि ये जो 9 नंबर का साल है ना, ये जब जब हमारे देश पे आया है, तब तक इमोशनल सेटबैक्स और उन एरियाज में जहां पर हम बड़ी आस्था या बड़े विश्वास से जाते हैं, वहां पर घटनाएं घटित होने की संभावनाएं कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। 9 नंबर, आप पास्ट और हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब जब 9 नंबर का साल आया है, हमने इमोशनल सेटबैक्स के इवेंट्स देखे ही देखे हैं। हुँ, सन 2025 में अब तक आप देखते आए हैं। जी, सन 2016 इसके अंदर पेम्पुरी अटैक हुआ था, आतंकवादी का अटैक। फिर पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के अंदर अटैक हुआ। जी। वहीं पर ही नोटबंदी भी हुई। जी, 2016 कोई नहीं भूल सकता उस नोटबंदी को तो। तो उसी से आप थोड़ा सा और पीछे चले जाइए, सन 2007 नंदीग्राम वायलेंस हुआ, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुए। उस समय पे भी सीरियल हैदराबाद के ब्लास्ट हुए। आप और पीछे चले जाइए, सन 1998 कोयम्बटूर सीरियल ब्लास्ट, सिवियर कैजुअलिटीज, बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई वहां पर भी। तो जब जब ये 9 नंबर का साल आता है, हमें इमोशनल, यानी कि इसमें जब ब्लास्ट होता है ना, तो बहुत परिवार नष्ट होते हैं, बहुत लोग डिपेंडेंट होते हैं। हमारा एक कहते हैं ना कि अभी भी जो ये हादसा हुआ या जितने भी हादसे अब तक हुए हैं, ये सारे के सारे इतने ज्यादा दर्दनाक हैं कि हम शायद अब आज उस चीज को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि हम सारा हिंदुस्तान एक परिवार है। मे बी हमारा उनके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक आक्रोश, एक इमोशनल सेटबैक्स, इतना जोश कि पूरा देश इस समय में हमारी सरकार के साथ था कि आप कदम आगे बढ़ाएं, हम आपके पीछे हैं। ये हमारे इमोशंस थे। जी। तो 9 नंबर के अंदर ये राज छुपा है। हुँ, तो इसीलिए हमें अपने इमोशंस को काबू करने का समय है। यहां पर भावुकता में फैसले या कदम नहीं लेना। हुँ, यहीं पर ही मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि 9 नंबर का जो साल होता है, वो जब जब आया, उसने हमारे देश को ट्रांसफॉर्म भी किया है, एक नई रेवोल्यूशन को भी स्टार्ट किया है। जैसे 2016 में देखें, उसके बाद से डिजिटल करेंसी हुँ। की एक शुरुआत हुई, एक लहर हुई, और आज हम उसके बिना, मेरे ख्याल से हम अपना जीवन नहीं चलाते, आज हम तभी सब उस पर डिजिटल इंडिया डिपेंडेंट हैं। नाम हमें मिला। एब्सोल्युटली। जी, तो यहाँ पर उसकी भी एक नई शुरुआत होती है। हम ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत सारे बड़े, बहुत सारी नई एप्स, बहुत सारे बिजनेस मार्केट में आए। तो देयर इज ऑल्सो, जो कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी। तो यहाँ पर अगर हमें अपने आप को यहाँ पर सेफ रखना है, तो यहाँ हमें तैयार भी रहना है कि हमारे इंटरनली हमारी स्थिति इस समय में देश दुनिया से इकोनॉमिकली आने वाले समय में कहीं गुना ज्यादा बेटर है। बस हम अपनी सेफ्टी का और अपने इमोशंस का थोड़ा सा ध्यान रखें, तो मुझे लगता है कि हम शायद ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अभी जी जब-जब घर पे खतरे के बादल मंडराते हैं तो उम्मीद भरी नज़रों से सिर्फ़ घर के मुखिया को देखा जाता है। घर का मुखिया इस वक़्त हमारे देश के तो सिर्फ़ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनके लिए 9 नंबर कितना भारी आपको लग रहा है? देखिए, अगर हम इंडिविजुअली मोदी जी की कुंडली देखते हैं, तो हुँ, मोदी जी के चार्ट के हिसाब से ये वाला जो साल है, उनकी पॉलिटिकल इमेज के लिए ये साल अच्छा है। जी। और जैसे जैसे ये साल आगे चलेगा, उनकी छवि स्ट्रांग होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब राजा की कुंडली के बेसिस पे राज्य की कुंडली बताई जाती है। जी, जी। बट यहाँ मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ, क्योंकि हमें राज्य की कुंडली भी देखनी है। हम हिंदुस्तान की कुंडली और उसका लग्न नहीं भूल सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हमारे नेबरिंग स्टेट से, जैसे कि अब आने वाले समय में अगस्त के बाद आप बांग्लादेश या बांग्लादेश बॉर्डर पे, वहां पर थोड़ा सा टेंशन और स्ट्रेस का माहौल देखने वाले हैं। हुँ, वेस्ट बंगाल इज द एरिया जहां पर आपको थोड़े से पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और टेंशन्स देखने को मिलेंगी। तो यहां पर आपको राज्य की कुंडली भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप हमारे राजा की कुंडली देख रहे हैं। अब आप राजा की कुंडली की बात करें, तो इस समय में मोदी जी की कुंडली काफी ज्यादा फेवरेबल और काफी बोल्ड स्टेप्स की तरफ इशारा कर रही है। जी। जो थोड़ी बहुत कमजोरी 2024 में उनकी नजर आ रही थी या हुँ, हुँ। डगमगा रही थी, वो 2025 जैसे जैसे ये साल और आगे बढ़ेगा, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ेगी। आपने कहा लोकप्रियता बढ़ेगी, इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि हमने देखा कि अचानक से सडनली सीज़फायर का फ़ैसला लिया गया। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की कि भई ऐसे वक़्त में इतनी जल्दी सीज़फायर का फ़ैसला लेना ठीक नहीं है। चाहते तो पीओके की वापसी तुरंत हो सकती थी। ना सिर्फ पीओके बल्कि बलूचिस्तान भी वापस आ सकता था। और इन परिस्थितियों में 29 का चुनाव है, लेकिन देखिए 24 के चुनाव के दौरान ही लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि मोदी जी अपना तीसरा टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। आप इस वक़्त कह रहे हो 2025 में, जब 6 हादसे 6 महीनों में इतने बड़े-बड़े हो चुके हैं कि पीएम मोदी जी के लिए अभी भी फ़ेवरेबल टाइम है?
कविता जी देखिए, होता क्या है ना कि यहीं पर ही मैं बोलता हूँ कि तभी वो आज एक प्रधानमंत्री हैं और हम एक साधारण नागरिक। क्योंकि जब आप देश के फैसले लेते हो तो वहां पर आपको भावुकता को थोड़ा सा साइडलाइन करना पड़ता है। और मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि ये समय इमोशनल होने का नहीं है। तो मैंने अपनी एक हाल ही में एक ऑलरेडी एक वीडियो में ये बात बोली थी, ये सीज फायर होने से कहीं समय पहले, कि ये वाला जो हमारी तरफ से एक रिटेलिएट किया जाएगा, जो हमारी तरफ से एक्शन लिया जाएगा, जी। ये थोड़े लिमिटेड समय के लिए होगा। हम्म, शायद हम लोगों के इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए होगा, बट वी विल बाउंस बैक डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओके। हम इसमें बाउंस बैक करेंगे। कभी कभी रणनीति जो कहते हैं ना, चाणक्य नीति, उसके अंदर आपको कोई कदम दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और हम्म, लेने पड़ते हैं। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। जी। और आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी कि इस समय में हम पाकिस्तान या बहुत सारे एरिया को अपने अंडर ले सकते थे, जैसे पीओके की बात आपने बोली। देखिए, मैं इस आने वाले समय को मैं खंडन योग का समय बताता हूं। क्यों बोलता हूं? क्योंकि यहां पर आप कहीं कंट्रीज को खंडित होता हुआ देखेंगे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात गारंटीड से बोल रहा हूं कि चाहे वो हो पाकिस्तान, जी। बांग्लादेश या फिर चाइना, जो कि आज किसी के कंसिडरेशन में नहीं है, इनके भी खंडित होने के योग बड़े प्रबल बने हुए हैं। इसी कड़ी में अमेरिका का नाम है क्या देखिए शामिल? कविता जी, इस समय पे आप ये देखेंगे कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के टुकड़े होना तो तय है, जी। और वहीं पर ही चाइना में एक अलग सा रिवोल्ट स्टार्ट होने वाला है। हम्म, ये समय इतना लंबा है कि ये अपना रिजल्ट दे के रहेगा ही। ओके। ये कोई 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने का नहीं, ये 3 साल का समय है। हम्म, इस 3 साल के अंदर आप देखोगे कि ये खंडन होना ही होना है। तो इस समय में हमें हिंदुस्तान को अपने सिविल वॉर पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, रादर देन कि हम एकदम के लिए एग्रेसिव वॉर करें। जब आपका दुश्मन खुद ही खत्म हो रहा है, जी। तो आप अपना बारूद, अपनी इकोनॉमी को क्यों खराब कर रहे हैं? बिल्कुल। आप देखिए तो सही कि इनडायरेक्टली पॉलिटिकली कितनी सपोर्ट मिलती है बलूचिस्तान को। यहां पर उनका खंडन चाइना के अंदर वो होना काफी हद तक नजर आ रहा है। आपने बात छेड़ी अमेरिका की, जी। तो अमेरिका के अंदर की जो स्थिति है जी, वो बड़ी मिक्स एंड मैच है इकोनॉमिकली। जो दिख रहा है वो होने नहीं वाला है, हम्म, और जो हो रहा है उनके अंदर वो उन्हीं की कैलकुलेशन से परे जाने वाला है। सो अमेरिका, मैंने हाल ही में भी एक बात बोली थी बिफोर, जब ट्रंप ने इस पे रोक लगाई थी, कि एक समय आएगा जब आप लोगों को लगेगा कि ये टैरिफ की वॉर जो है वो शांत हो गई है। जी। लेकिन ये शांत नहीं हुई है। ये सिर्फ उनकी एक पॉलिटिकल एक मूव हो सकता है, थोड़ा सा देश दुनिया को एक मॉनिटर करने के लिए। ये समय सुपर पावर का शिफ्ट बताता है। हम्म, इस समय में जिस सुपर पावर को हम सदियों से देखते आ रहे हैं, या जो अपने आप को एक उस रूप में दिखाता है, उसका एक शिफ्ट होना ही है, ये तय है। सर आपने तो देखिए देश की आने वाली 6 महीने की पिक्चर हमें दिखा दी है, लेकिन दुनिया का क्या होने वाला है मैं आपसे जानना चाहती हूँ। इसराइल ईरान के बीच जो जो जंग छिड़ी हुई है, पहले हमने भारत पाकिस्तान के बीच की झड़प देखी, अब इसराइल ईरान, अब आगे भविष्य में क्या तृतीय विश्व युद्ध भी इसी 2025 में देखने को मिलेगा? कविता जी, थर्ड वर्ल्ड वॉर होना तो 100% है, आप ये मानते हैं? क्योंकि ये समय बहुत लंबा है। ओके। यहाँ पर टेंशन्स ऑलरेडी अपने अपने एरियाज में क्रिएटेड है। हालांकि इसराइल और ईरान का जो समय बताता है वो सितंबर 15 तारीख तक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। देखिए, इसराइल जो एक कंट्री है ना, वो हमेशा से आसपास ऐसे घिरी रही है कि उसके ऊपर युद्ध होते रहे हैं। जी। लेकिन इस बार इसराइल को वो सपोर्ट नहीं मिलेगी अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंडली कंट्री से, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। और यहां पर ईरान रिटेलिएट करेगा। तो डेफिनेटली ये मे बी अभी थोड़ा सा एक स्लोनेस ले, हम्म, थोड़े समय के लिए रुके, और ये आगे की तरफ बढ़ेगा, बट ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट जरूर होगा। जी। आने वाला 2025 से 26, 27, 28, 29, ये सारे साल जो हैं, ये आप देश दुनिया के अंदर युद्ध के ही देखेंगे। कभी कोई दो देश लड़ रहे हैं, तो कभी कोई दूसरे दो देश लड़ रहे हैं। जी। तो इसमें इतनी ज्यादा ट्रिगरिंग ऑलरेडी हो चुकी है कि विश्व युद्ध एक सीमा, एक कदम पीछे है। हम्म, तो मे बी यहाँ पर अभी 2025 में शायद हमें विश्व युद्ध देखने को ना मिले, बट ये जो युद्ध की स्थिति है, ये जो टेंशन है, ये बनी रहेंगी। विश्व युद्ध के इन्हीं हालातों में, विश्व युद्ध की इस आहट में, जब हम बात करते हैं विश्व गुरु की, हमारा देश विश्व गुरु के तौर पर दोबारा से जाना जाए, तो ये ख्वाब आपको दिखता है सत्यता की ओर? कविता जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। ये मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में आज से 4-5 महीने पहले बोला था कि ये समय जहां पर हमें अपने इंटरनल इमोशंस, अपने शरीर, अपने
आसपास के वातावरणों का ध्यान रखना है, जी। वहीं पर ये हमारे देश के लिए एक सडन ग्रोथ का भी समय है। हमें हमारा देश वर्ल्ड वॉर का पार्ट नहीं बनेगा, एक न्यूट्रल भूमिका निभाएगा। ज्यादा कंसंट्रेशन हमारी इंटरनल सिविल वॉर पे रहनी चाहिए। जी। हमारी डोमेस्टिक मार्केट और हमारी इकोनॉमिक स्थिति बाकी देशों के कंपैरिजन में कहीं गुना ज्यादा बढ़ रही होगी। जी। तो आप ये बात बिल्कुल बोल सकती हैं, और मैं ये बात बहुत बार बोल चुका हूं कि टिल 2030 ये हमारे पास आखिरी मौका है विश्व गुरु और विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने का। ओके। मैं जब भी एस्ट्रोलॉजी करता था या लोगों की बात सुनता हूं, जब भी मैं देश दुनिया की देखता हूं, तो टेक्निकली मैं हमेशा सोचता था कि यार चाइना ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर क्यों लोग हिंदुस्तान की ऐसी अपेक्षा करते हैं कि ये विश्व गुरु या विश्व में सबसे स्ट्रांग पावर बन के आएगा। तो उस समय में मैं प्रैक्टिकली सोचता था कि ये पॉसिबल नहीं है। बट जब मैंने एस्ट्रोलॉजिकल गणना करी, जब हमने ग्रहों की चाल देखी, चाइना की स्थिति भी बिल्कुल अच्छी नजर नहीं आ रही है। तो यहां पर अगर कोई देश बचता है जो अपने आप को एक विश्व गुरु या सबसे बड़ी ताकत बनाने में कामयाब होता है, वो है हिंदुस्तान। अगर इस बार चूक गए तो कभी नहीं, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। आप देखिए ना, 15 सालों से आप एस्ट्रोलॉजी में हैं और आपसे मुझे जानने को मिलता है और आप भी मानते होंगे कि एस्ट्रोलॉजी एक ब्लूप्रिंट है भविष्य का। आपने कहा कि ये जो समय खंडन योग है, हमें देश खंड-खंड होते हुए नज़र आएँगे। चाइना का ज़िक्र किया, मैं जानना चाहती हूँ, हिंदुओं के बीच में एक माँग है, एक उम्मीद है कि अक्साई चीन और कैलाश मानसरोवर, इसकी वापसी चाइना से कैसे हमें मिल पाएगा? पॉसिबल है? आपको लगता है कि जो हम सोच रहे हैं, क्या इनकी वापसी नज़र आती है भविष्य में? देखिए, अभी 2029 तक हुँ। तो इसकी वापसी और इस विषय के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा, थोड़ा सा ये स्टैग्नेशन यानी कि रुकापन बताता है। हुँ। हालांकि हम इसकी वापसी की उम्मीद डेफिनेटली कर सकते हैं उस सिचुएशन में जब चाइना की खंडित होने की आपको न्यूज मिलेगी, या वो जब डिवाइड होगा, जी। उस समय में हम उस एरिया को अपने अंडर लेने की एक इच्छा भी रख सकते हैं और हुँ। वहां पर स्थितियां भी ऐसी बन सकती हैं। बट इसमें थोड़ा सा अभी विलंब है, इसमें थोड़ा सा अभी डिलेनेस हमको देखने को मिलेगा। सर चलिए, ये तो हमने बात की कि प्रेडिक्शंस पे बात की। मैं ग्रहों पर भी आऊँगी, फिर हम न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे। लेकिन एक सवाल जो मन लो दर हमारे दर्शकों के मन में हमेशा रहती है बात, कि हम एस्ट्रोलॉजर से प्रेडिक्शंस तो करवा लेते हैं, लेकिन वही एस्ट्रोलॉजर्स क्या हमें बता पाएँगे कि इन प्रेडिक्शंस में इनके ट्रू होने की कितनी संभावना होती है? क्या एक्यूरेसी होती है एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस को लेकर? देखिए कविता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और मेरा शायद इस फील्ड में आने का कारण भी यही था। हुँ। तो अभी हम बैक में यही बात कर रहे थे कि मैं इस फील्ड में कैसे आया। तो मेरा इस फील्ड में आने का सबसे पहले रीज़न ये था कि मैं एक एस्ट्रोलॉजी और इस फील्ड में बहुत बिलीव करता था। जी। और सन 2006-7 में मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी जो है, वो एक एस्ट्रोलॉजर के कहने पे एक जगह पे इन्वेस्ट कर दी, और वो ब्लॉक हो गई। ओके। और मेरे सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, मेरी जीवन भर की जमा पूंजी ब्लॉक हो गई। आप ये समझ लीजिए कि मैं, आप लोगों ने तो सिर्फ, हम एक कहावत में बोलते हैं कि हुँ। करोड़पति से रोड़पति, मैंने उसको फील किया। उस समय पे मेरे अंदर एक आई, एक इच्छा जाहिर हुई कि मैं एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट प्रिपेयर करूं और हुँ, हुँ। आईटीआर भी डालूं, और इस सब्जेक्ट को बड़े चैलेंज करूँ। लेवल पे लेके जी। जाऊं कि डोंट गो फॉर ऑल दीज थिंग्स, जी। ये आपको भटकाते हैं, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं हुँ, करते हैं। हुँ, हुँ। तो जब मैं इसके अगेंस्ट तैयारी कर रहा था, तो मुझे एक बहुत बड़े लॉयर है, उन्होंने सलाह दी कि भाई हम इस केस को अगर हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इसकी नॉलेज चाहिए। तो मेरे पास तो समय है नहीं, तू इसकी नॉलेज लेके आ, अगेंस्ट दी सब्जेक्ट पढ़, मेरे पास लेके आ कुछ प्रूफ्स, फिर हम इसके अंदर आगे डालें, आईटीआर डालेंगे। ओके। और जब मैं उसके अगेंस्ट पढ़ना शुरू हुआ, पढ़ते पढ़ते देखिए मैं आपके सामने बैठ गया। आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो गया और ये शायद यही सब्जेक्ट पैशन आज आप। गलत जी। है ही नहीं। वहां पर उनसे एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक हुई। जब भी बुध की महादशा स्टार्ट होती है, उस समय पे पहले 6 महीने आपको स्थिर होना है। बौद्ध जो हुँ। बुद्धा थे, उन्हें 6 साल लगे थे जागरूक होने में। तो बुध की महादशा जब भी आती है तो 6 महीने स्थिर, आप ना ही कोई कदम आगे बढ़ाए, ना ही कोई कदम पीछे। और वहां मैंने अपने कई कदमों को, कई रिस्की चीजों को आगे बढ़ा दिया। और भी कई कॉम्बिनेशंस थे जो उस समय पे रुकावट बता रहे थे, फिर भी हमने कदम आगे बढ़ाया। हुँ। तो वो एक गलती हो सकती है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं जी कि हमें इस चीज से सीखना चाहिए। ये फोरकास्ट के लिए है, जी। ये डरने के लिए नहीं है, और ये अंधविश्वास के लिए भी नहीं है। कर्म तो आप ही को करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये एज अ सप्लीमेंट यूज कीजिए। आप जिम जा रहे हैं, जी। आप सप्लीमेंट खाएंगे और वर्कआउट करेंगे, प्योर सप्लीमेंट खाएंगे,
वर्कआउट करेंगे तो आप अच्छी बॉडी बनाएंगे। ये आजकल राहु वाले नहीं, केमिकल वाले नहीं, प्योर अच्छा खाइए। आप सिर्फ अच्छा खा रहे हैं और आप बिल्कुल वर्जिश नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में वो परिवर्तन नहीं आएंगे, आप में वो चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सेम एस्ट्रोलॉजी के साथ है। आप चाहते क्या हैं? एस्ट्रोलॉजी इज लाइक एन ओशन। आप क्या चाहते हैं? और कविता जी, एक एस्ट्रोलॉजर को ना एक बहुत बड़ा दिल चाहिए ये बोलने के लिए कि ये पर्टिकुलर एरिया और इवेंट मेरा रिसर्च नहीं है, तो मैं आपकी इसमें मदद नहीं कर पाऊंगा। एस्ट्रोलॉजर को लगता है कि अगर हमारे पास कोई आया है तो हमें उसके सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, चाहे वो उनका टॉपिक रिसर्च है या नहीं है, और यहीं वो फेल हो जाते हैं। इसलिए लोगों का विश्वास डगमगाता है इस फील्ड में। आपने कहा ना कि एस्ट्रोलॉजी से लोगों को सावधान रहने का बताना होता है, ना कि डराने का। लेकिन डर तो तब लगता है जब कुछ अशुभ ग्रहों की युति बनती है। अब मैं बात करना चाहूँगी कर्म फलदाता न्यायाधीश शनि के बारे में, जिनका नाम सुनते लोग भयभीत हो जाते हैं। लेकिन शनि से बनने वाले कुछ ऐसे अशुभकारी योग हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा डराते हैं। उनमें से एक है विष योग, जो हर महीने बनता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हर महीने बनने वाला यही विष योग कितना खतरनाक होता है कि हमें इसे डरने की जरूरत है? कविता जी, सबसे पहले विष योग होता क्या है? विष योग होता है जब शनि और चंद्रमा एक ही राशि में आ जाए, या फिर वो एक दूसरे को एस्पेक्ट करें, यानी कि एक दूसरे को देखें। कई लोगों का यह भी मानना है कि शनि की दृष्टि भी विष योग देती है। ये सबकी अपनी कैलकुलेशन है, बट एक्चुअल में शनि और चंद्रमा का ऑपोजिशन या सेम राशि के अंदर मिलना, कंजंक्शन, युति ही विष योग का कॉम्बिनेशन बनाती है। विष योग से आपका मतलब क्या है? यानी कि आपके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा प्रबल स्ट्रेस फील होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी सोच में ऐसा लगता है कि जो भी मैं चाहता हूं या चाहती हूं, मेरा वो कोई काम हो ही नहीं पा रहा है। हर जगह से मुझे नेगेटिव सुनने को मिल रहा है, मेरे अनुसार चीजें नहीं हो रही हैं, और आप एक्सट्रीम नीरसता में चले जाते हैं। एक्चुअल में ऐसे योगों की गणना तो आपके नेटल बर्थ चार्ट के बेसिस पे करनी चाहिए। यानी कि जिस समय में आपका जन्म हुआ उस समय में ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है क्या, उसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। जो ट्रांजिट में ये योग बनता है, इसका इंपैक्ट बहुत लिमिटेड होता है। चंद्रमा एक राशि में लगभग 2 से 2.5 दिन के करीब रहते हैं। 2.5 दिनों का ये पीरियड होता है। तो इस समय के अंदर जब ये योग बनता है, तो वो राशि आपकी कुंडली में जहां पर भी होगी, उस राशि के संबंधित, उस घर के संबंधित आपको कोई हैप्पी इवेंट सुनने को नहीं मिलेंगे। आप थोड़े से नीरस हो सकते हो, बट ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड का बनता है। लेकिन इसी लिमिटेड टाइम में कोई बड़ा नुकसान क्या होता है क्या? नहीं, मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, शनि से बनने वाले जितने भी योग जिनसे डराया जाता है आज की डेट में, आप मार्केट में देखेंगे, चाहे वो विष योग हो गया, पिशाच योग हो, षडाष्टक योग हो, या कोई भी अन्य योग हो, शनि कोई भी दोष बना रहे हो आपकी कुंडली में, वो सिर्फ मेंटल स्ट्रेस देते हैं, मटेरियलिस्टिक लॉस नहीं देते। ओके, तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। मटेरियलिस्टिक लॉस होता है कि आपके उस ग्रह पे जिसके साथ वो दोष के अंदर कंबाइंड में है, उसके ऊपर दृष्टि किसकी है, वो किस घर में बैठे हैं, और आपके खुद के कर्म कैसे हैं। लेकिन आप तो कहते हैं कि शनि राजा से रंग भी बना देते हैं। आपके कर्मों के अनुसार। अच्छा, योग से नहीं होता, कर्मों के अनुसार। आपके कर्म, शनि एक ऐसे ग्रह हैं, अगर आपकी कुंडली में कितना भी अच्छा योग बना के बैठे हो, जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ राशियां हैं फ्लैट एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जैसे कि लिब्रा राशि हो गई, टॉरस राशि हो गई, एक्वेरियस राशि हो गई, इनके लिए शनि जो होते हैं वो योग का ग्रह हैं। इनके लिए शनि एक अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो क्या सारे लिब्रा को अच्छा रिजल्ट देते हैं शनि? ऐसा तो नहीं है। और ऐसे ही सिंह राशि, कर्क राशि, इनके लिए शनि जो है वो मारक भाव के स्वामी बनते हैं, वो एक नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, एनिमिकल प्लैनेट है। तो क्या सारे के सारे सिंह राशि वाले शनि की महादशा में बर्बाद ही होते हैं? ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर ना एक पर्टिकुलर ग्रह के ऊपर आप उनकी शोल्डर पर चल के बंदूक नहीं चढ़ा सकते। मैंने अभी आपको इस साल की शुरुआत में बताया कि शनि से ज्यादा आपको कर्मों का तुरंत जो भुगतान है वो मंगल के द्वारा करना पड़ सकता है। जी, चलिए, ये तो आपने हमें विष योग के बारे में बताया, क्योंकि मुझे भी डर लगता है कि भाई 2.5 दिनों में जो हर महीने जो विष योग बनता है, इसमें कुछ ना कुछ तो बड़ा नुकसान होगा। बट फाइनली एक बहुत बड़ी बात है कि मेटेरियलिस्टिक नुकसान नहीं करते शनि, तनाव देते हैं, डिप्रेशन देते हैं। 2.5 दिनों का समय, ये तो चलो समझ आता है। अगर इसमें आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आपकी सोच आपसे गलत कदम करवा देगी, वहां आपका नुकसान होता है।
इसलिए आपको ग्रहों की युति देखना अनिवार्य है। सिर्फ आपने यूट्यूब में सुन लिया या कहीं वीडियो में सुन लिया कि विष योग कॉम्बिनेशन बन गया है, हर महीने बनता, तो आप घबराना शुरू हो जाए, अपने अंदर एंग्जाइटी के शिकार बन जाए। ऐसा मुझे लगता है कि शायद ये एक डर का प्रभाव ज्यादा देगा रादर देन एक्चुअल इसका रिजल्ट। ओके। अभी जी, अभी जो ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, तो इस दौरान तमाम चैनलों पे और सोशल मीडिया पे एस्ट्रोलॉजर से बताने लग गए कि षडाष्टक योग बना हुआ है शनि के चलते, जिसके चलते इतना बड़ा ये दुर्घटना हुई। मैं षडाष्टक योग के बारे में आपसे जानना चाहती देखिए, दोबारा से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि षडाष्टक योग होता क्या है। हूँ। तो षडाष्टक शनि के साथ नहीं, षडाष्टक योग आप किसी भी ग्रह के साथ चेक कर सकते हैं। जब भी कोई ग्रह से उसके अपने घर से जहां वो स्थित है वहां से अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठेगा तो वो 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसको षडाष्टक योग बोलते हैं। इस समय पे हमारे देश में इस समय में अगर आप देखेंगे तो अंतरिक्ष में शनि और मंगल का षडाष्टक योग बना हुआ है। ओके। शनि मीन राशि में है और मंगल लियो राशि के अंदर बैठे हैं। तो ऐसे के अंदर कई राशियों को थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना ज्यादा करना पड़ सकता है। हार्ड वर्क, एक्सीडेंट्स, सडन लॉस ऑफ लाइफ, इसका भाव हो सकता है। बट सिर्फ ये योग रिस्पॉन्सिबल है इतने बड़े एक्शन को देने का, ऐसा मैं नहीं मानता। कई ग्रहों के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं जो इस समय में जान मान का नुकसान बताते हैं। ओके। और इसी कड़ी में नंदी योग क्या होता है? जैसे इनका नाम वैसे इनका काम। नंदी यानी कि जब आपको ऐसा फील होता है कि आपके ऊपर लाइफ की बर्डन्स बहुत ज्यादा पड़ गए हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आप एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं, जब भी शनि और राहु का मिलन होता है तो नंदी योग बनता है। कई लोग इसको पिशाच योग भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि लाइफ में हवा पानी रुक जाती है। कहने का मतलब है कि आपको बहुत मेहनत से अपनी जीवन की गाड़ी को आगे चलाना पड़ता है। ओके। मैं ऐसा मानता हूं कि आज से कुछ समय पहले जब ये एस्ट्रोलॉजी बन रही थी, लिखी गई हमारे शास्त्रों में, उसके बाद कई स्कॉलर्स आए, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसको लिखा, रेमेडीज बताई गई, तो हमें उनसे सीखने की नीड है, ना कि वो कहते हैं ना कि कॉपी, नकल के लिए भी अकल चाहिए, कॉपी जी। पेस्ट नहीं करना। तो वहां पर हमें यह देखना है कि अगर उन्होंने कोई रेमेडी दी तो उस रेमेडी का मतलब क्या है। आज से आप कुछ साल पहले सोचेंगे कि सुनेंगे बहुत ज्यादा कि एक एस्ट्रोलॉजर, एक पंडित जी ने रेमेडी दी जी कि आप जाइए और वेल के अंदर कुएं में आप आधा लीटर दूध की थैली चढ़ा दीजिए, आधा लीटर दूध चढ़ा दीजिए। क्या ये रेमेडी एक्चुअल में इस समय पे काम करेगी? इसका महत्व क्या है? आप ये देख रहे हैं कि उस कुएं का जल अब यूज कहाँ होता है। तो पहले इसके पीछे का कारण होता था कि उसकी यूसेज, उस कुएं का जल पूरा गांव इस्तेमाल करता था, पीने के लिए। वो प्योर होता है, उससे वो पंचामृत की तरफ आगे बढ़ता है और उससे वो जल हर एक घर में जाता था मानवता के लिए और मासेस में डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब आप उसमें डालेंगे उस कुएं का जल तो कोई यूज ही नहीं कर रहा है, ना ही आप ये देख रहे हैं कि वो कुआं सूखा है या भरा हुआ है। तो आपको अपनी रेमेडी को उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है। आपने जैसे बोला कि नंदी योग, अगर किसी की कुंडली में शनि राहु बैठे बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को आउट ऑफ कल्चर अपने जॉब प्रोफेशन को लेके जाना चाहिए, एब्रॉड के साथ संबंध बनाने चाहिए। ऐसे में वो देखेंगे कि उनकी जीवन की गाड़ी आसानी से आगे चलना स्टार्ट हो गई है। तो ये जरूरी नहीं होता कि जो दोष है उसका निवारण आप एक टिपिकल रेमेडी से ही करें। और मैं आपको एक बात बताता हूं कविता जी, कोई भी दोष बन रहा हो, शनि या चंद्रमा ज्वारा, ऐसी स्थिति में अगर आप भगवान शिव को पूजते हैं, भगवान शिव परिवार को पूजते हैं, तो आपको हर दोष का निवारण खुद ब खुद मिल जाता है। चलिए, हमने नेगेटिव चीजें तो बहुत बात कर ली हैं, अशुभ युतियों के बारे में, लेकिन शनि से जुड़ा, जैसे मैंने कहा ना कि अगर शनि ताकत रखते हैं रंग से राजा बनाने की, तो रातों रात राजा को नहीं, रंग से राजा भी बना देते हैं, यानी कि भिखारी को भी करोड़पति बना देते हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, 6 महीने बचे हैं 26 की शुरुआत से पहले पहले, क्या लगता है आपकी जो एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेशन कहती है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें राजा बनाकर ही छोड़ेंगे शनिदेव? कुछ ऐसा पॉसिबल है ये क्या? कविता जी, एक राशि पर्टिकुलरली एक ग्रह के बेसिस पे नहीं देखी जाती। आपकी वही। इंडिविजुअल कुंडली को एनालिस करना बहुत अनिवार्य होता है। बहुत बार लोग मेरे से आके पूछते हैं कि हमारी कुंडली में धन योग बन रहा है क्या? धनाढ़ योग। तो धन योग बहुत सारे होते हैं। दूसरे का मालिक, पंचम का मालिक, नवम का मालिक और 11वें का मालिक अगर संबंध बनाए तो धन योग बनता है।
लेकिन क्या मल्टी मिलियनर योग, एक अलग सा योग जिसकी कुंडली में आप देख के आपकी भी आंखें खुल जाएं कि ये एक सडन ग्रोथ का योग है, तो वो कौन सा होता है? जब राहु 10वें भाव में बैठे हों और इनका संबंध शनि, बुध और शुक्र तीनों से बन जाए, तो ऐसे केस में आप मल्टी मिलियनर योग बनता है। ऐसी स्थिति में कि आपका समय आपको एक्सट्रीम सक्सेस दिलवाने वाला है, आपके लिए फाइनेंशियल स्थितियां बहुत बेहतर होने वाली हैं, इसके लिए आपको इंडिविजुअल चार्ट देखने की नीड पड़ती है। बट क्योंकि आपने ये बात छेड़ी है, तो मैं आपको डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार जरूर बताऊंगा कि आने वाला साल कैसा रहेगा। बिल्कुल। चलिए, अब हम बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी पे चलते हैं। और न्यूमरोलॉजी से सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि अंक शास्त्र कैसे काम करता है हम लोगों के फ्यूचर के लिए। कविता जी, अंक हर जगह हैं, नंबर्स आर एवरीवेयर। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन कोई डेट थी, हम्म, आप घड़ी पहनती हैं उसका कोई समय होता है, उसके अंदर भी नंबर होता है। जी। जहां आपका जन्म हुआ उसका कोई रूम नंबर था, हम्म, जहां आप रहती हैं उस घर का भी एक नंबर, और आज की डेट में आपके फोन का भी एक नंबर है। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें भी एक नंबर दिया जाता है। जी। तो नंबर्स आर एवरीवेयर, और जो भी चीज हर जगह पाई जाती है तो उसके ऊपर रिसर्च होती है, उसके ऊपर स्टडी होती है, और उसकी जो थ्योरी निकल के बाहर आती है उसको हम लॉजी यानी कि न्यूमरोलॉजी, हम्म, पैथोलॉजी, उसको हम एक स्टडी को निष्कर्ष निकाल के एक साइंस, एक साइंटिफिक फॉर्म में बाहर निकालते हैं। न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है, एब्सोल्युटली, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, मैं भी मानती हूँ। एब्सोल्युटली। इसके अंदर केस स्टडीज होती हैं, इसके अंदर आप स्टडी करते हो, आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, इसमें आप बहुत सारे केसेस को ढूंढते हो, और जो मेजॉरिटी निकल के आती है उसको आप एक थंब रूल बनाते हो। तो इसी हिसाब से ये आगे सारी स्टडीज चलती हैं, और न्यूमरोलॉजी भी उनमें से एक साइंस है जो कि आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकती है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर किसी को फाइनेंशियली अपने आप को बेहतर करना है और वो कुछ नहीं जानता है, तो उसको न्यूमरोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। किसी को अपने कंप्लीट जीवन को जानना है, अपने कर्मों को जानना है, अपने आपके साथ ऐसे घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं, आपको जीवन में क्या करना चाहिए, आपको आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी चाहिए, बिकॉज दैट इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। और इन्हीं ये जो नंबर्स होते हैं, क्या इनका प्लैनेट से भी कोई कनेक्शन होता है? कविता जी, एक्चुअल में हम इनको प्लैनेट्स जैसा बोलते हैं हम्म, कि इनके अंदर वो हमें एनर्जीज मिलती है, लाइक जैसे 1 नंबर होल्ड्स द एनर्जीज लाइक सन, ओके। 2 नंबर होल्ड्स द एनर्जीज लाइक मून। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 1 = सूर्य, इसका वर्णन हमें कहीं नहीं मिलता है। जब न्यूमरोलॉजी पे रिसर्च हो रही थी तो इस नंबर का देखा गया कि जो नंबर 1 के कैरेक्टरिस्टिक्स आए वही हमें सूर्य के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप कहें कि हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है कि सूर्य इज इक्वल टू नंबर 1, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं 1 इज लाइक सन, 2 इज लाइक मून। तो ऐसे ऐसे हम सारे ग्रहों को नंबर्स के साथ जोड़ते हैं। सर देखिए, न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि इस पॉडकास्ट में हम पूरी न्यूमरोलॉजी को कवर कर पाएंगे, लेकिन इसका एक छोटा सा पहलू मैं चाहूँगी कि आप हम कवर करें। आपसे बस 2 चीज़ें जानना चाहूँगी। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी 1 to 9, जैसे जैसे मूलांक 1 है, तो मूलांक 1 वाले लोगों का किस तरह का नेचर रहता है स्वभाव के, एंड उनकी 6 मंथ्स प्रेडिक्शंस, ये जो अब आगे के जो 6 महीने उनके लिए कैसे रहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। तो मुझे लगता है नंबर से शुरू करते हैं, नंबर 1 से। जी कविता जी, सो नंबर 1 जिनका भी जन्म 1, 10, 19 और 28 की तारीख को हुआ, उनका मूलांक है नंबर 1। 1 वालों के लिए ये साल, जो बचा हुआ साल है, ये गोल्डन पीरियड का है। उनकी इनकम में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, वो अपने सोशल सर्कल का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। अगर वो कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं, तो उन्हें पार्टनर भी मिलने की संभावना काफी ज्यादा नजर आती है। लेकिन साथ में ही उनकी डिजायर्स भी बढ़ रही हैं, जिस वजह से थोड़ा सा लग्जरी के प्रति उनका खर्चा भी ज्यादा बढ़ सकता है। सो व्हाट अबाउट नंबर 2? अब बात करते हैं जी मूलांक 2 की। तो जिनका भी मूलांक 2 है, उनको अपनी फैमिली में, परिवार में रिस्पेक्ट मिलना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। वहीं उन्हें बाहरी दुनिया के अंदर मान, मर्यादा, रिस्पेक्ट अच्छे से मिलेगी। उन्हें अवॉइड करना है अपने इंपल्सिव रिएक्शंस। थोड़ा सा शांत रहिए, खासकर घर के माहौल में, फैमिली के अंदर एकदम से तुरंत ज्यादा एक्शन मत ले लीजिए। आपको थोड़ा सा शांत रहने की नीड है। एक्सपेंसेस में इंक्रीमेंट हो सकता है, खर्चा बढ़ सकता है। जो भी लोग घर के रेनोवेशन के बारे में सोच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहे हैं, उनका आने वाला समय उनको उस तरफ लेके जा सकता है। 2 नंबर वाले इन जनरल में भी आप देखेंगे ना कविता जी, तो ये इमोशनल ज्यादा होते हैं, ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशंस भी सामने वाले से ज्यादा होती है, क्योंकि ये
खुद से भी ज्यादा देते हैं ओके। और थोड़े से इमोशंस वाइज ये अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अपने इमोशंस को फैमिली की तरफ संभाल के रखिएगा। नंबर 3। अब बात करते हैं जी मूलांक 3 की। अब मूलांक 3 का जो बचा हुआ साल है, आपको अपनी अप्रोच के अंदर ऑप्टिमिज्म लेके आना है। आपको अपनी अप्रोच को पॉजिटिव करना अनिवार्य है। जैसा बीत गया सो बीत गया। आपकी हो सकता है कि कोई प्लानिंग्स जो आपने पास्ट में रिजल्ट सोचे वो आपको नहीं मिले हों, फिर भी आप अपने को पॉजिटिव रखिए। एक ही लाइन बोलिएगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यही बोलना है आपको। नहीं तो आप एंजाइटी और कंफ्यूजन के शिकार बन जाएंगे। आप जितने पॉजिटिव रहेंगे, हर चीज में अच्छा ही सोचिए, तो आप अपने आगे के डिसीजंस को अच्छा ले पाएंगे। मिस्टीरियस नंबर 4। तो आपने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी मिस्टीरियस नंबर। तो ये 4 नंबर ऐसा है जी जिससे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। कई फॉरेन कल्चर्स में तो 4 नंबर का फ्लोर ही नहीं होता है, 4 नंबर मिसिंग होता है। अच्छा। ऐसे ही 13 नंबर भी मिसिंग होता है। तो 4 नंबर इतना ज्यादा डरने का नंबर नहीं होता है। ये नंबर आपको बहुत ज्यादा धनी भी बना सकता है। सडननेस का नंबर है, ये सडन करता है। तो 4 नंबर वालों के लिए बचा हुआ साल कैसे जाने वाला है? आप लोगों को अपनी इंट्यूशन पे, फोरकास्टिंग पे, अपनी प्रिडिक्शन पे, जो भी आप बोलना चाहे उस पे भरोसा करना पड़ेगा। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। अपने अंदर झांक के देखिए, अपने अंदर आवाज को सुनिए, उसके अनुसार ही अपने आगे के कदम लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड कीजिए विद योर फैमिली, स्पाउस, पार्टनर। आपने आधा साल काम के लिए काफी समय दे दिया है और बहुत ज्यादा फैमिली और जो फ्रेंड्स हैं वो थोड़े से इग्नोर हुए हैं, तो थोड़ा सा अब आप बाकी का समय यहाँ पर दीजिएगा। आपकी स्पिरिचुअल और रिलीजियस जर्नीज और ट्रैवल्स हो सकते हैं, और जितना भी आपका खाली समय हो उसको एजुकेशन या लर्निंग की तरफ डालिए, तो आप अपने समय का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड मूलांक 5। जिनका भी मूलांक 5 है उनके लिए न्यू बिगिनिंग का समय है जी। न्यू बिगिनिंग के साथ न्यू थिंकिंग भी उनके माइंड में ऑलरेडी आ रही है। नई नई सोच भी आ रही है। जरूरत है एक मेंटर की, एक गुरु की, एक ऐसा इंसान जो उन्हें दिशा दे। जब तक वो नहीं मिलता आप लगे रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, यू विल सक्सीड। खासकर लेजीनेस से बचिएगा। ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा कि मैं इतना सोच रहा हूं बट नया मेरे से कुछ हो नहीं रहा, आई नीड समवन टू गाइड, और वो नहीं मिलने पे आप लेजी हो जाएं। लेजी होने की गलती मत कीजिएगा, आप अपना समय नष्ट कर जाएंगे। लग्जरी नंबर 6। तो 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर का रुझान स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस वाइज इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। इनकम भी आपका इंक्रीज होगा, वहीं पर ही आपके लग्जरी ट्रैवल भी देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा पार्टनर और स्पाउस की हेल्थ पे ध्यान देना पड़ सकता है। और वहीं पर ही जो लोग किसी न्यू एसोसिएशंस के अंदर जाना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप्स में जाना चाह रहे हैं, या अभी हाल ही में जो आए हैं, वहां पर थोड़ा सा स्टैग्नेशन, स्टेबिलिटी, रुकावट देखने को मिलेगी। घबराने की नीड नहीं है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल सक्सीड। आप आगे जरूर बढ़ेंगे। 7 नंबर। 7 नंबर के लिए जिनका भी मूलांक 7 है उनके लिए सडन प्रोग्रेस का समय है। जो भी अपॉर्चुनिटीज इतने समय से रुकी हुई थी, अब वो खुलने की बारी आ रही है। आपकी जितनी प्लानिंग्स थी उनको आगे बढ़ाइए। अब वो आगे बढ़ने का समय आ रहा है। आपके प्लान्स एग्जीक्यूट भी होंगे और आप ज्यादा से ज्यादा प्लान्स बनाइए। आपके लिए अच्छा समय दिख रहा है। एंड 8 नंबर। 8 नंबर वाले मूलांक को ओवर थिंकिंग से बचना है। आपके कुछ इवेंट्स या एक्टिविटीज ऐसी हो सकती हैं जो कि सडन हो, एकदम से हो जाए, आपकी कैलकुलेशन में नहीं है, फोरकास्टेड नहीं है, तो आप पैनिक की स्थिति में बिल्कुल मत आइएगा। अपने आप को स्थिर रखिए। आपके काम डिले जरूर होंगे बट आप उनका सोल्यूशन खुद से ही निकालेंगे। तो स्थिरता और कामनेस से ही आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। घबराने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करके चलना है बस। And next is very powerful number, that is 9. So 9 number is a number of true humanitarian. एक ट्रू ह्यूमैनिटेरियन होता है जी 9 नंबर, हर किसी की हेल्प करता है, ऐसा ये नंबर के अंदर एनर्जी होती है। तो 9 नंबर जिनका मूलांक है उनको अब चेंज की नीड पड़ रही है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कुछ करना पड़ेगा, और वहीं पर ही क्रिएटिव थिंकिंग भी आपके माइंड में आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मल्टीपल आ रही है। तो आपको किसी एक पे फोकस करना है। एक को पहले उसके एंड रिजल्ट तक पहुंचाइए। वो कहावत है ना, इफ अ मैनेजर ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग ही एंड्स अप कंट्रोलिंग नथिंग। तो आप पहले एक को पूरा रिजल्ट निकाल लीजिए, उसके बाद आप किसी दूसरे पे जाइए। साइमल्टेनियसली अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो अपने कामों को पाइल अप मत कीजिएगा और किसी दूसरे पे मत छोड़िएगा। स्वयं अपना काम कीजिए और टाइम से पंक्चुअलिटी से खत्म कीजिएगा।
बिल्कुल। अभय जी से जाना कि रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स यानी कि बचे हुए 2025 के जो 6 महीने हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी 1 टू 9 आप लोगों के कैसे रहने वाले हैं? इन 6 महीनों में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है? प्रेडिक्शंस आपकी आगे की 6 महीनों की। अभी जी देखिए प्रेडिक्शन आपने बता दी लेकिन बहुत लोग जानना चाहते हैं। मैंने कहा ना हम न्यूमरोलॉजी को कवर नहीं कर सकते लेकिन 2 चीज़ आज आपसे जाननी है। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी मूलांक 1 लोग किस टाइप के लोग होते हैं? मतलब किस तरह का इनका नेचर, बर्ताव आपने खुद एनालिसिस करके देखा हुआ है। सेकंड थिंग इज़ टाइम पीरियड बाउंडेशन नहीं है। हम यहाँ साल, महीने, हफ्तों के बारे में बात नहीं करेंगे। आपसे बस ये जानना चाहूँगी कि अगर एक नंबर किसी का मूलांक 1 बनता है, तो उसके लिए इनकम सोर्सेज़ क्या है? मतलब पैसा किस रास्ते वो कमाएगा? तो कविता जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर रखा है कि जिसका मूलांक 1 है तो वो इनकम उसके लिए क्या सोर्स होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा एक टेक्निकल प्रोस्पेक्ट में लेके जाना चाहूँगा। मैंने अपने कई पहले वीडियोज़ में भी ये बात बोली है कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ़ मूलांक और भाग्यांक तक सीमित नहीं है। हुँ, इसके अंदर एक हिडन फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं जैकपॉट नंबर या हम बोलते हैं ब्रिज नंबर। ओके। तो जो हमारा जैकपॉट नंबर होता है, ब्रिज नंबर होता है, वही हमें सक्सेस तक पहुँचाता है। अब देखिए, मैंने आपको एक बात बोली कि जब-जब इंडिया के लिए 9 नंबर का साल आता है, तो हम इमोशनल सेटबैक से निकलते हैं। जी। क्यों निकलते हैं, इसको थोड़ा-सा जानते हैं। तो आप और आपके दर्शक एक पेन और पेपर ले लीजिए। आज आप स्वयं से जान पाएँगे कि आपका जैकपॉट नंबर क्या है, आपका ब्रिज नंबर क्या है, आपको अपने जीवन में लग्ज़री पैसा कैसे कमाना है। हुँ, तो हम इंडिया का चार्ट बनाते हैं न्यूमरोलॉजिकली। सिंपल है, हम लिखेंगे 15 अगस्त 1947। जी। ड्राइवर क्या हुआ? मूलांक क्या हुआ? 6। हुँ, 15 यानी कि 5 प्लस 1 6। न्यूमरोलॉजी का एक स्पेसिफिक रूल है कि जो भी नंबर निकले उसको सिंगल डिजिट में ले जाइए। जी। 5 और 1 6। अब आप इस कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर दीजिए। 15 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 7, हुँ, इसका टोटल निकलेगा 8। तो इंडिया का भाग्यांक क्या बना? 8 8। सिंपल है, यहां ओके। तक हो गया। हुँ, अब एक छोटा सा फॉर्मूला जैकपॉट नंबर निकालने के लिए, हमेशा ये फॉर्मूला स्टेबल रहेगा, ऐसा ही रहेगा। भाग्यांक माइनस मूलांक, हुँ। यानी कि कंडक्टर माइनस ड्राइवर। 8 माइनस 6 एब्सोल्युटली। ओके। कईयों के केस में प्लस में नंबर निकलेगा, हुँ, कईयों के केस में माइनस में नंबर निकलेगा। इसको हम हुँ, एक और उदाहरण से भी अभी समझ लेंगे। हुँ, तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 2। अब हिंदुस्तान का जो कार्मिक नंबर है वो है 2। ओके। और अभी आपका साल क्या चल रहा है? 2025। हुँ, इसका टोटल क्या आता है? 9। जी, 9 के अंदर एनर्जी मिलती है मंगल के जैसी, अग्नि। 2 नंबर में क्या मिलती है? जल तत्व, पानी, जी, ठंडा। तो यहां क्या हुआ? अग्नि तत्व और जल तत्व मिल गया, डिजास्टर। बिल्कुल। जब भी आग और पानी मिलेगा तो डिजास्टर डिज़ास्टर होगा ही होगा डेफ़िनेटली। इसलिए हुँ, जब जब 9 नंबर का साल आता है तो हमें तकलीफ होती है। हुँ, योगी जी 5 जून 1972, जी, इनका तो हमें मूलांक सीधा ही मिल गया 5। हुँ, अब आप इसका पूरा टोटल कर लीजिए। 5 जून प्लस 1 प्लस 9 प्लस 7 2, इसका टोटल आएगा 3। हुँ, तो यहां पर जो नंबर इन्हें पैसा देगा वो है 3। हुँ, आपका कंडक्टर यानी कि आपका भाग्यांक। और योगी जी जाने किस लिए जाते हैं? 3 नंबर किसकी एनर्जीज बताता है जी? इक्विवेलेंट टू जुपिटर, गुरु। ओके। योगी जी जितने ज्यादा सनातनीय के तरफ से जाने जाते हैं, एक धर्म गुरु, एक उनको धार्मिक देखा जाता है, हुँ, एक सपोर्टिव देखा जाता है, हिंदुत्व देखा जाता है, वो मेरे ख्याल से आप किसी अन्य में नहीं देखते हैं। जी, और यहां पर वही सेम फॉर्मूला लगाइए ब्रिज नंबर का। तो क्या था? भाग्यांक माइनस मूलांक। जी, 3 माइनस 5 5 इज इक्वल टू माइनस माइनस 2। 2 अब यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल होकर समझिएगा। यहां -2 आने का मतलब क्या है जी? माइनस आ गया, यानी कि कार्मिक डेट आपके ऊपर है। हुँ, आप जीवन में आपको जरूर सेटबैक मिलेगा बिकॉज ऑफ योर इमोशंस, बिकॉज ऑफ योर कनेक्शन जो कि बियॉन्ड प्रैक्टिकलिटी है। हुँ, आप, हो सकता है कि आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप इतने बड़े देश को आने वाले समय में चलाएंगे भी, जी, तो ऐसे समय के अंदर आप एक धर्म की तरफ थोड़ा सा ज्यादा फेवर करके आपको रिजल्ट में एक सेटबैक देखने को मिल सकता है। हुँ, कुछ ऐसे ही गणना
आपको इस बार के इलेक्शनों में अयोध्या के अंदर भी देखने को मिली। जी। तो यहां पर -2 उनको सेटबैक देगा बिकॉज ऑफ हिज इमोशंस। हुँ। तो यहां पर हमें यह देखना है कि हमारा ब्रिज नंबर क्या आ रहा है। अगर तो वो माइनस में आ रहा है तो हमें उसके अंदर सुधार लेके आना है। जी। अगर वो प्लस के अंदर आ रहा है तो वो हमारा जैकपॉट नंबर है, उसी के थ्रू हम अपने प्रोफेशन के अंदर पहुंचने वाले हैं। ओके। और अल्टीमेटली हमें जाना कहाँ है, जो हमारा भाग्यांक है, हुँ। पहुंचना हमें वहां है। तो हमें प्रोफेशन कभी भी मूलांक से नहीं पकड़ना है, मूलांक हमारी नेचर है। जैकपॉट्स नंबर से पकड़ना है। एग्जैक्टली ओके, ओके। एग्जैक्टली। इन सब के बीच न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग धन कमाने के रास्ते सर। देखिए, अब यहां पर मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। हुँ। बहुत सारे लोग नंबर 4 से डरते हैं। हुँ। नाइक कंपनी, इसका टोटल नंबर 4 पे आता है, आज कहां से कहां पहुंची हुई है। ऐसे कई उदाहरण हैं। लोग नंबर 8 से बहुत डरते हैं। सौरव गांगुली, हुँ। उनका जन्म 8 तारीख का है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन कैप्टन जिसने ओवरसीज इंडिया को जीतना सिखाया। जी। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर आपकी ग्रिड के अनुसार आपको सूट करता है तो आपको नेम, कंपनी नेम, इसको अपने एक्सेस मनी गिविंग प्लैनेट्स के ऊपर लेके आना चाहिए। जी। अगर आपकी ग्रिड के अंदर 951 और 456 ये दोनों बन रहे हैं तो आपको शेयर मार्केट में अच्छा पैसा मिल सकता है। तो आपको न्यूमरोलॉजी का यूज करना आना चाहिए। न्यूमरोलॉजी बेसिकली आपके आसपास के एटमॉस्फेयर को बहुत फेवरेबल बनाने के लिए होती है। जी। ज्यादातर न्यूमरोलॉजी का काम आप नेम, नंबर्स, मोबाइल नंबर, कंपनी नेम, इसकी लैंडिंग के लिए करें। ऑफिस का एड्रेस क्या है वो भी बहुत मैटर करता है। बहुत बार देखेंगे कि वास्तु अच्छा करा लिया, दिन अच्छा चूज कर लिया, लेकिन जब से उस घर में गए हैं या उस ऑफिस में गए हैं काम नीचे बैठता चला गया। समझ नहीं आई क्यों। इसके दो कारण होते हैं। एक कि आपके इंडिविजुअल न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या वो समय आपके लिए सूटेबल था या आपने पंडित जी से एक जनरल मुहूर्त निकाला। और दूसरा सबसे बड़ा इसका कारण बनता है जी। कि उस घर का नंबर क्या आपको सूट करता है। हुँ। वही अगर आपको सूट नहीं करेगा तो आप उसमें कभी सक्सीड नहीं हो पाएंगे। जी। सर देखिए नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। कभी-कभार मन में ये सवाल आता है कि हम बात करते हैं ना कि हमारा लकी नंबर ये है, हम सोचते हैं हम इसे अपना लकी नंबर बनाते हैं। लकी नंबर होने के साथ-साथ क्या अनलकी नंबर्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। डेथ नंबर्स भी होते हैं? कुछ ऐसा भी होता है? डेथ नंबर्स कुछ नहीं होते हैं हुँ। जी। वो सिर्फ एक फॉरेन कल्चर से एक आई चीज है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, चाइना के अंदर नंबर 4 को जब चाइनीज लैंग्वेज में बोला जाता है हुँ। तो वो वर्ड डेथ यानी कि मृत्यु के बड़ी करीब होता है। तो इसलिए वो 4 नंबर को नेगेटिव भी मानते हैं हुँ। और डेथ नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि उसकी प्रोनाउंसिएशन उनकी लैंग्वेज में डेथ का मीनिंग के बड़ी करीब होती है। जी। तो ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में या फॉरेन कल्चर के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर 13 नंबर को भी अनलकी बताया गया। तो ये तो हो गए जी जेनरिक अनलकी नंबर्स, जिनको मैं नहीं मानता। मैं तो उल्टा कहता हूं कि 13 मतलब सभी 13। परमात्मा श्री वाहे गुरु जी कहते हैं कि सब 13 है, मेरा कुछ नहीं है। जब आप परमात्मा की तरफ आस्था रखेंगे, हुँ। आप बोलेंगे सब आप ही का है, सब 13 है, मैं तो एक तुच्छ सा प्राणी हूं जो एक कठपुतली की तरह अपना रोल निभाने आया हूं। जिस दिन निभ जाएगा उस दिन यहां से चला जाऊंगा। जी। तो आपको 13 नंबर कोई भी तकलीफ नहीं देता है। लेकिन आपकी ग्रिड के अनुसार नेगेटिव नंबर्स या अनलकी नंबर्स डेफिनेटली होते हैं। जैसे मान लीजिए जिनका मूलांक भी एक है, भाग्यांक भी एक है, ऐसे जातकों को 8 नंबर पे कुछ नहीं लेके जाना, क्योंकि 1 नंबर की एनर्जीज है सूर्य की जैसी, हुँ। 8 नंबर की एनर्जीज है शनि के जैसी। तो ओके। वो चीज उनके जीवन में अंधेरा और उजाला का इतना ज्यादा प्रकोप बना के रखेंगी कि उनकी लाइफ उथल पुथल हो जाएगी। और 2 नंबर वालों के लिए सर? 2 नंबर वालों के लिए जो अनलकी नंबर आता है वो उनको एनिमी नंबर भी बोल सकते हैं। उनको थोड़ी सी बचने की नीड है। 4 नंबर से। ओके। 3 नंबर 3 वालों नंबर सर। 3 नंबर वालों को जो अपने आप को बचा के रखना है वो रखना है 6 से, हुँ। क्योंकि दोनों गुरु हैं, दोनों के क्लैशेस हो जाएंगे। 4 नंबर वालों को अपने आप को बचा के रखना है 8 नंबर से और 4 से, क्योंकि 4 और 4 मिलेगा, 2 राहु मिलेंगे तो एक्सप्लोजन होगा, बड़ा धमाका कर देंगे। जी। 5 नंबर का कोई एनिमी नहीं है, वो सबके साथ अच्छे जाते हैं। हुँ। 6 नंबर को अपने आप को बचा के रखना है नंबर 3 से। 7 नंबर का भी कोई एनिमी नहीं है, क्योंकि केतु जिस बोलते हैं कि एनर्जी लाइक केतु, जिसका हेड नहीं है, जिसका हेड नहीं है उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जी। 8 नंबर वालों को अपने आप को बचा के रखना है नंबर 1 से और 9 नंबर वालों को अपने आप को सेव करके रखना है नंबर 8 से। हुँ। अब यहाँ पर जब हम एनिमी नंबर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको अपनी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, अपने बच्चे इसके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत होता है।
ओके। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा जन्म 9 तारीख का और मेरी वाइफ का जन्म 8 तारीख का, तो हमारा झगड़ा होना तय है। ये बात गलत होगी। आपके बच्चे का जन्म कुदरत ने तय किया और आपको 1 तारीख का जन्म दिया और उसको जन्म दे दिया 8 तारीख का। हुँ, तो आप बोलेंगे भाई इसकी और मेरी तो कट्टर दुश्मनी ही रहेगी। आपके अंदर पहले ही ऐसा डर डाल दिया जाता है कि आप 1 हैं वो 8 आपकी कभी नहीं बनेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। मैं 9 नंबर हूँ, मेरा बर्थ का जो मेरा मूलांक है वो 9 है और मेरी सिस्टर जो है वो 8 नंबर है। लेकिन सर अभी तो आपने कहा ना कि 1 नंबर वालों की 8 से नहीं बनेगी। यहाँ पर जो एनर्जीज ऑफ द नंबर है, इसका मतलब आप उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे नहीं लेके जाएंगे। ओके। यही सबसे ज्यादा गलती की जाती है। अच्छा, रिश्तों में नहीं देखी जा सकती, एग्जैक्टली ह्यूमैनिटी, आप ओके। इसको लेके जाइए। आप अपने नेम की, कंपनी नेम, एड्रेस, फोन नंबर, गाड़ी नंबर, इसकी लैंडिंग कहाँ कर रहे हैं। ओके। आप सिर्फ नंबर के आधार पे अगर आप देखेंगे तो इसके लिए आपको पूरा ग्रिड बनाना पड़ता है। आप ये देखिए कि उसका भाग्यांक क्या है। हुँ, उसका भाग्यांक और आपका भाग्यांक फ्रेंडली हो गया तो आपकी अच्छी बन जाएगी। हुँ, वही मैं आपको पॉइंट बोल रहा था कि मेरी जो सिस्टर है उनका ड्राइवर है 8 और मेरा है 9 मूलांक। हुँ, तो ऐसे तो हमारी बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। विद गॉड ग्रेस हमारी और मेरी सिस्टर में बहुत अच्छा प्यार है। क्यों? क्योंकि हमारा भाग्यांक मित्र है। तो जब भाग्यांक मित्र हो जाएगा तो ऐसे में आपका बॉन्ड अच्छा होने की उम्मीद कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको पूरे ग्रिड में देखना पड़ता है। आप सिर्फ ड्राइवर देख के ये प्रिडिक्ट कर देते हैं और बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ये अधूरी नॉलेज है। इन्हीं नंबरों में सबसे वेल्दी नंबर कौन-सा माना गया है? कुछ ऐसा है कि भाई ये नंबर तो वेल्दी है? देखिए जैसे जितनी मैं भी मानती हूँ कि 6 नंबर इज़ अ वेरी लग्ज़री नंबर बिकॉज़ शुक्र से ज़्यादा प्रभावित होता है। देखिए कविता जी बिल्कुल आपने सही बोला। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शुक्र के उपाय कर लो पैसा आ जाएगा। 6 नंबर है तो पैसा 100% मैं तो आपको ये भी मिलेगा। सोची मेरी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर है नहीं तो कोई बात नहीं कहीं उधर से ले लूँ मैं 6 नंबर। और कई न्यूमरोलॉजी में ये भी बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है क्योंकि लिमिटेड गुरु द्वारा दी जा रही है कि हुँ, 5 नंबर अगर मिल जाए तो आपका जीवन ही बैलेंस, और अगर 5-6 आ गए तो आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, जाके एग्ज़ैक्टली। देखिए कितने लोग जो 5 तारीख को जन्म है, 14 तारीख का जन्म है, वो बेचारे कितने परेशान हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक नंबर पैसा देता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप देखिए आज रिलायंस कंपनीज़ ने जियो को 9 नंबर पे लैंड कराया। हुँ, वो तो बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट अपने पास रख ही सकते हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने 9 नंबर पे क्यों लिया? क्योंकि वो एक ऐसी विद्या है, जिसको सिर्फ़ एक लिमिटेड वे में फैलाया जा रहा है 5-6, 5-6, क्योंकि वो हुँ, मासेस के अंदर आपको इकोनॉमिकली नेसेसिटी तक पहुँचा देती है। हुँ, तो ऐसा बोलना कि कोई एक नंबर आपको पैसा देता है, ऐसा बात गलत होगी। कोई भी नंबर आपको मिलियनेयर बना सकता है। 7 नंबर लकी 7 होता है। 9 नंबर एक संपूर्ण नंबर है, आपको कंप्लीटली सब कुछ दे सकता है। 1 नंबर प्रतिष्ठा, शाइन, फेम का नंबर है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई एक नंबर पैसे का है। सर तो ओवरऑल का पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातें की हैं। क्लोजिंग का टाइम आ गया लेकिन जाते-जाते मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने स्टार्टिंग में बता दिया था कि एस्ट्रोलॉजी आपका पैशन है, नॉट योर डेस्टिनी। लेकिन जो लोग अब इसे एज़ अ करियर चूज़ करना चाहते हैं, जो यंग हैं, क्योंकि आप बाय प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर्स तो हैं ही हैं, साथ में आपका अपना एक टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो ऐसे में आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? कविता जी आपने एक बात बोली कि एस्ट्रोलॉजी मेरा पैशन है, डेस्टिनी नहीं। नहीं, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऑकल्ट साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डेस्टिनी आपको लेके आती है। अच्छा। ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप चूज नहीं करते हो, सब्जेक्ट आपको चूज करता है। एज एन लर्निंग हर किसी को इसको लर्न करना चाहिए। एक बहुत ब्यूटीफुल साइंस है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। हुँ, आपके कुछ भी एक्सपीरियंसेस रह सकते हैं, कुछ अच्छे या कुछ बुरे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये साइंस एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमेशा आप एज अ गुड स्टूडेंट पढ़ें, उसको सीखने के माध्यम से पढ़ें। आप जल्दी मत भागें कि मुझे इसको पढ़ना है और फटाफट से कमाना है हुँ, 3-3 महीने में। इससे आप बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल जाते हैं। बी अ गुड स्टूडेंट। अगर परमात्मा चाहेंगे तो आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु कंसल्टेंट खुद ब खुद बन जाएंगे। चलिए इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।